आज हम बात करेंगे आतंक को पालने वाली पाकिस्तान की, शहबाज सरकार की। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को आतंक से इतनी मोहब्बत है कि उसके लिए किसी भी हद तक वो जाने को तैयार है। यानी जो आतंकवाद पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर ले गया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत कितनी है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, ये पाकिस्तान भी जानता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। अब वो अपने यहां फल फूल रहे आतंकी ठिकानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसमें मुरीदके में स्थित जमा-उद-दावा का मुख्यालय भी था। अब पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने भारत के मिसाइल हमले में तबाह हुए जमात-उद-दावा के मुख्यालय मुरीदके में मस्जिद को बनाने का भरोसा दिया है। यह मस्जिद के नाम पर आतंकियों का महफूज अड्डा था, जिसे पाकिस्तान फिर से खड़ा करने जा रहा है। ये जानकारी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने दी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग प्रतिबंधित जमात-उद-दावा की एक राजनीतिक शाखा है और यह लश्कर तैयबा का मुखौटा है। लश्कर तैयबा के अड्डों को अब दोबारा बसाने की जिम्मेदारी खुद पाकिस्तान सरकार ने ली है। यह ऐलान खुद शहबाज शरीफ के मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी देखिए बताया कि खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के प्रमुख असीम मुनीर इन निर्माण कार्यों में आर्थिक मदद भी देंगे। 200 एकड़ में फैले इस परिसर में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनकी भर्ती की जाती थी और वहीं से भारत पर हमलों की साजिश रची जाती थी। ये वही जगह है जहां से 1980 में पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा की नींव रखी थी। अब जब पाकिस्तान खुद इन तबाह हुए अड्डों को दोबारा खड़ा करने की बात कर रहा है, तो इससे साफ है कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई का केवल नाटक करता है और करता रहेगा। असल में पाकिस्तान उसे पाल पोस रहा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए गए लश्कर के अड्डों को फिर से पाकिस्तान सरकार बसाएगी, और बसाएगी तो हम फिर से इनके अड्डों को उड़ाएंगे। देखते हैं कितनी बार ये बसाते हैं, लेकिन मामला साफ है। आईएमएफ से लोन मिला है, पैसा आया है, और पैसा आया है तो जनाब खर्च करना है आतंकवाद पे। ये नहीं कि भाई देश की उन्नति में इसको खर्च कर दिया जाए, अपने देश को आगे बढ़ा लिया जाए। वो सोच ही जो है आतंकवाद से ग्रसित है। अब इसी पर चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो मेहमान भी आ जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में आप हमारे साथ हैं। कर्नल मनोज कुमार जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। साथ ही साथ एनके सूद साहब हमारे साथ हैं, पूर्व रॉ अधिकारी, आपका भी शुक्रिया जिस तरीके से आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं, एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले माथुर साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जिसको तबाह किया, जिसको बर्बाद किया, और ये दोबारा से उसको बनाना चाहते हैं और जानबूझकर एक संदेश देने का प्रयास है। आपने देखा जैसे उनके एयरबेसेस को हमने तबाह किया, तो शहबाज शरीफ भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, वो भी उसको बिल्कुल कॉपी करके जाते हैं और एयरफोर्स बेस पे, एयरबेस पे वहाँ टैंक के ऊपर खड़े होते हैं। एक तो ये मूर्खों की सेना भी पाकिस्तान में ही है कि भाई वहाँ पे टैंक में खड़े होकर वो दिखाते हैं कि भाई सब कुछ यहाँ पर ठीक है, पीछे पोस्टर भी लग जाता है, मिसाइल लिखा हुआ उस पर। लेकिन अब ये उन्हीं अड्डों को दोबारा बना रहे हैं जब इनको पैसे मिल रहे हैं। आप सोचिए, आईएमएफ से ये संदेश साफ देना चाह रहे हैं कि हम दोबारा से इन टेररिस्ट हब्स को दोबारा से डेवलप करेंगे और केवल वो मदरसा, मस्जिदें जिसके मतलब आड़ में वो चला रहे थे, आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्हीं को वापस बना रहे हैं। सोच बदलेगी क्या पाकिस्तान की? हम देखिए, पाकिस्तान कई दफा इस बात को हम कह चुके हैं, कभी भी नहीं बदल सकता। पाकिस्तान के बनने की बुनियाद झूठ पर आधारित है। बिल्कुल। इसके बनने की बुनियाद धर्मांधता पर आधारित है। इसके बनने की बुनियाद रेडिकल इस्लामिस्ट माइंड सेट के ऊपर आधारित है, वायलेंस ऑफ द रेडिकल माइंड के ऊपर आधारित। ये कभी नहीं चेंज होता। ये देखिए, ये मुरीद के वही सेंटर है जिसको बनाने में उसामा बिन लादेन ने आज से 20 साल पहले 1 करोड़ रुपया लगाया था। आप सोचते हैं कि वो कितना पैसा है उस समय के हिसाब से। और वो जो व्यक्ति था वो दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकवादी माना गया है आज तक के इतिहास में।
उसने उसको बनाया है। ये कभी भी, ये मेरे को एक बात बता रहा हूं, देखिए विक्की शिवम, क्या होता है कि पूरी दुनिया जो देख रही है इसको, वो किसी और प्रिज्म से देख रही है। सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के तरीके से इसको देख रहे हैं। और अगर उनको इस बात को मानने में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है कि यहाँ पर आतंकवादी अड्डा था ही नहीं, और ओसामा बिन लादेन जी तो थे, यहाँ पर एक मस्जिद बनवा के गए थे बहुत महत्वपूर्ण काम करके, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम कुछ और कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जब जिस दिन इनके पास वो एड आई थी, उसी दिन इन्होंने 14 करोड़ रुपए मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लिए सेट असाइड कर। बिल्कुल। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए मरकजे सुभान अल्लाह जो कि भागलपुर में है, उसको दोबारा रिपेयर करने के लिए उन्होंने सेट असाइड कर दिए थे। तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान का आतंकवादियों के साथ रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की आर्मी को आतंकवादी कंट्रोल करते हैं, ये शब्द आप देखते हैं। और उसमें सबसे बड़े आतंकवादी जो हैं वो असीम मुनीर हैं, जो कि उनकी जो सोच है, उनकी जो शिक्षा है, ये कई दफा हमने बात की कि जो वहाँ एजुकेशन इकोसिस्टम है, वो जो रेडिकल माइंडसेट को तैयार करता है बहुत छोटी उम्र से, उस माइंडसेट को चेंज कर पाना शिवम बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। ये जब तक, इसमें जनरेशंस लगेंगी आपको इस चीज को ठीक करने में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में पाकिस्तान के बहुत परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं वो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित है कि ये जो मस्जिदों के आड़ में, मेरे ख्याल से 2 इनके एम है। एक तो ये एम है कि उसको दोबारा पैसा का पैसा तैयार किया जाए, मस्जिद कहा जाए, और वो इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर जहां पर की ब्रेन वॉशिंग हो, जहां पर की बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल धर्म के आधार पर बिल्कुल दूषित कर दिया जाए, ताकि आपको ये बता दिया जाए कि अगर कोई और है आपके अलावा, उसको जीने का कोई हक नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि वहां उसको ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ तो हमारी पहले मस्जिद थी, भारतवर्ष के अटैक में वो मस्जिद तहस-नहस हो गई, उसको हम दोबारा बनाएं। ये उद्देश्य उनका हो सकता है। तो दूसरा बिल्कुल साफ उद्देश्य है कि उनके ऊपर दबाव है कि ये जितने भी हमने उनके जो अड्डे तबाह किए हैं, उन अड्डों को दोबारा रीइंस्टेट करना, दोबारा उनको तैयार करवाना, और ताकि वो वहां पर दोबारा आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर सकें। ये बहुत बड़ा उनको धक्का लगा है, और इस धक्के से बाहर निकलने के लिए मुझे लगता है कि उनको इस प्रकार के रिपेयर और इस प्रकार के असिस्टेंस की आवश्यकता है। उसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो पाकिस्तान के जो रेडिकल्स हैं, जो आतंकवादी हैं, जो जिहादी हैं, वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे खड़ा करने वाले हैं। और वो प्रश्न है कि भाई हमारे इतने अड्डे तबाह हो गए, हमारे इतने लोग मर गए, आपने उसका क्या बदला लिया हिंदुस्तान से? और जब चूंकि उस बदले लेने की उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कुछ उन्होंने किया नहीं है, कुछ कर नहीं पाए हैं, तो अब उनको लग रहा है कि एक सेकंड बेस्ट है, पुअर कज़न है, पुअर अल्टरनेटिव जो है वो ये है कि उनको इनकी मदद दे करके इनके अड्डों को दोबारा बना दिया जाए और इनकी कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी जाए। मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान का आतंक के साथ कनेक्शन, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सेना के ऊपर आतंकवादियों के दबाव और कब्जा, वो बिल्कुल साफ, विदाउट अ डाउट, बिल्कुल क्लियर। ये जो जोश इन्होंने भरा हुआ था आतंकवादियों के मन में कि मजहब की जो अफीम इनको चटा रखी थी कि भाई बहुत कुछ हो जाएगा, जीत जाएंगे, हम हासिल कर लेंगे, और जब मिसाइलें पड़ी तो इनको पता लगा कि असली खौफ क्या होता है, मौत का डर क्या होता है, वो भारतीय फौज ने दिखाया। बहुत अंदर तक वार यहां पर, बिल्कुल माथुर साहब जी आपकी बात को मैं समझ गया, अंदर तक वार यहां पर किया है, और ये दोबारा हो सकता है, ये बात भी उनको पता है। हाँ, एक सेंटेंस शिवम, हाँ, वो सेंटेंस ये है कि आतंकवादियों को एक सबसे बड़ा भरोसा वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रॉक्सी का था, न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग का था, न्यूक्लियर ब्लफ का था। हाँ, वो भरोसा बहुत बुरी तरह से चकनाचूर हुआ है। इस वजह से आप देखेंगे कुछ एक्टिविटी हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, हमारे साथ सूद साहब भी हैं, इनके सूद साहब, आपसे मेरा ये प्रश्न इस मायने पर रहेगा कि भाई हम यहाँ पर लगे हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए, वो बिल्कुल हमारे बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं, वहाँ से आतंकवादी भेजते हैं, चाहे वो कवर फायर दें, सीज फायर का ड्रामा करें, वो तमाम चीज़ें। इस बार हमने बहुत अंदर तक वार किया, इस बार जड़ें थोड़ी हिली हैं, काफ़ी हिली हैं, लेकिन अब ये फिर से उनको रिपेयर करेंगे और दिखाएंगे कि भाई यहाँ तो कभी कुछ हुआ नहीं था। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो उनकी इतनी अच्छी है कि भाई वो इतना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, कल को कहेंगे नहीं यहाँ पे कोई हमला हुआ नहीं था, ये तो साइड में मिसाइल गिरी थी, कोई मरा भी नहीं था, पैसे सबको दे देंगे।
इतना पैसा जो आ रहा है, मुझे तो लगता है कि भाई अगर हजारों करोड़ आएगा तो कम से कम कुछ 1-2 करोड़ ही मुझे लगता है बचेगा आम जनता के लिए। कुछ इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेते रहेंगे और कर्जे पे जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद होगा। और आईएमएफ भी थोड़ा सा हमें सभी को, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, ये भी हमें समझना होगा। देखिए, माथुर साहब ने तो बड़ी सी बातें क्लियर कर दी, जनरल माथुर ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया इसके ऊपर क्या मेंटेलिटी है। लेकिन इसमें एक बात जो मेन है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की आर्मी का सर्वाइवल इसी चीज पे है। अगर यहाँ पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा और यहाँ पे पीस आ जाएगी तो पाकिस्तान की आर्मी खत्म हो जाएगी, उसको जरूरत ही नहीं पाकिस्तान को इतनी जरूरत ही नहीं वहां पे आर्मी। और देखिए, आर्मी को एक आदत पड़ चुकी है, जैसे एक नशेड़ी को आदत पड़ जाती है, वही पाकिस्तान की आर्मी को है, पैसा खाना है, पैसा खाना है, पैसा खाना है, जनता जाए भाड़ में। अब इंडिया उनका पानी भी रोक रहा है और बहुत जल्दी पानी भी रोका जाएगा। लेकिन मेन बात है कि आज पाकिस्तान क्यों दोबारा से खड़ा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को एक नया सपोर्टर मिल गया है। नया सपोर्टर मिल गया है। आईएमएफ ने जो इनको लोन दिया वो किसने दिया, किसने दबाया वो पैसा? यूएस ने, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और तब दिया जब इंडिया और पाकिस्तान का फेस ऑफ चल रहा, यानी कि जब पूरा अटैक था वहां पे पाकिस्तान पे, उस टाइम दिया, वार के टाइम में दिया। क्या उनको पता नहीं क्या पर्पस है? और 1.3 बिलियन डॉलर दे दिया, नया लोन एक और दे दिया $1 बिलियन का। और दूसरी तरफ देखिए, बांग्लादेश को भी दे दिया $1 बिलियन, जो आतंकवादी एक्टिविटी शुरू कर रहा है। और आप देखिए आज यूएस का एक एटीट्यूड, यूएस पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी थी वो यूएस ही लेके आया था। और मैं आपको बता दूं कि रॉ ने बड़ी इंफॉर्मेशन दी थी, इनको बड़ी बातें की थी सीआईए के लोगों से, आमने सामने बैठे बातें हुई थी कि पाकिस्तान के आतंकी यूएस के अंदर हैं, लेकिन हमारी बातें इग्नोर करते थे, हंस के चले जाते थे। लेकिन जब 9/11 हुआ तो तब इनकी अकल ठिकाने आई सूद साहब, तब मुझे लगता है। लेकिन फिर यूएस की अकल चली गई है। देखिए यूएस क्या है, यूएस का एजेंडा क्या चल गया। बांग्लादेश के अंदर अनइलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है, पाकिस्तान के अंदर वही हाल है। और बांग्लादेश के अंदर आप जो सीआईए के लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ से 25 सीआईए के ऑफिसर वो गए हुए हैं म्यांमार के अंदर, अच्छा, लेकिन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ एक प्लेन गया वहां पे, जहां पे बहुत सारा सामान इक्विपमेंट है, वो लेकर के लोग जा रहे हैं, बांग्लादेश की आर्मी के लोग जा रहे हैं म्यांमार के अंदर, लेकिन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। और ये इंडिया के लिए दूसरी घंटी है खतरे की। मतलब जिसको हम सूद साहब सबसे अच्छा दोस्त मान रहे हैं, शायद वो कुछ बड़ा गेम हमारे खिलाफ ना कर दे। ये मुझे समझ में आ रहा है कि तुर्की से भी रिलेशन अच्छे अमेरिका के ही हैं, अगर खटास है, लेकिन तुर्की से भी रिश्ते उन्हीं के अच्छे हैं। अब तो एमरैम मिसाइल दे रहे हैं उनको, ये हो गया है $225 मिलियन के, ये डील हो गई फाइनल, एमरैम मिसाइल आ जाएगी उनके पास। तुर्की तो इनका नाटो का मेंबर है, वो तो छोड़ दिया, हमें हमारा बॉर्डर भी नहीं लगता, फर्क भी नहीं पड़ता उससे। अब देखिए ना, अभी तुर्की के एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश, मतलब वो बांग्लादेश को तोड़वाएंगे अब, और हम तोड़ने को तैयार हैं। हम झुकेंगे नहीं इस टाइम पे, हम कोई पृथ्वीराज चौहान नहीं है कि बार बार इनको माफ कर देंगे। अब ठोकेंगे, इनको भी ठोकेंगे, बांग्लादेश को भी ठोकेंगे। वैसे भी हमारी आर्मी ने वहां पे एक्सरसाइज शुरू कर दी है। लेकिन आप यूएस का देखिए, म्यांमार के अंदर घुसना चाहती है, वहां पे चाइना को काउंटर करना है, लेकिन खतरा इंडिया के लिए बना हुआ है। जब सेंट मार्टिन आइलैंड लेते तो भी इंडिया को प्रॉब्लम थी इनसे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अमेरिकन बेसेस हमारे आसपास हो। और आप देखिए, जब ट्रिंकोमाली में बेस बनाना चाहता था अमेरिका श्रीलंका के अंदर, तो इंडिया ने वहां पे एलटीटी खड़ी कर दी थी इंदिरा गांधी के टाइम में। बिल्कुल, हमने उनकी बेस नहीं बनने दी। लेकिन देखते हैं क्या हम इस टाइप का काम कर सकते हैं कि हम इनको जब म्यांमार पे घुसने रोक सकें, क्योंकि अमेरिका हमारे पास आएगा तो खतरा हमारे लिए है। अमेरिका हमारा दोस्त कभी नहीं था। 1971 का बात देख लीजिएगा, अब भी देख लीजिएगा, जिस तरीके से ट्रंप आए हैं, ट्रंप तो आतंकवादियों से मिल रहे हैं। ट्रंप का तो बिजनेस चल रहा है, वो तो कहते हैं आसिम मुनीर की कोई कंपनी है जिसमें ट्रंप भी पार्टनर इसका बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो आज हमारे को खतरा कई जगह से है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट तैयार है और गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है, यूएस हो या ना हो, हम अपना काम करेंगे। हम अकेले लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, बांग्लादेश से भी। यूएस इंटरवीन करेगा तो यूएस को भी हम सबक सिखा देंगे। वैसे भी यूएस के प्लेन इस टाइम पे रेड सी में गिर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर से इनके 2 प्लेन गिर गए हैं जो सी के अंदर। अच्छा, मतलब इनको प्लेन चलाने भूल चुके हैं यूएस वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि दुश्मन एग्जैक्टली कौन है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात को मैंने रखा, काफी इंटरेस्टिंग बात आपने, महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने यहाँ पर रखे। कर्नल मनोज कुमार जी, आप पर मैं आना चाहूंगा। अब ये अगर हम देखें, पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान तो बनाएगा, पाकिस्तान कभी सुधरा नहीं था, आगे भी वो नहीं सुधरेगा। अब कई बार मेहमान बैठते हैं यहाँ पर, कुछ राजनीतिक आइडियोलॉजी रखते हैं वो, हालांकि मैंने कहूँगा जो ऑपोजिशन में खासतौर पर, कि भाई आप रुके क्यों, सीज फायर आपको जब घोषित हो गया तो मानना क्यों था, अंदर तक जाते खत्म करते थे। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कहाँ पर जाके खत्म होगी, या फिर ये कभी खत्म नहीं हो सकती? क्या ये मजहब की लड़ाई है क्या? क्योंकि पाकिस्तान तो मजहब के आधार पर अलग हुआ था और वो मजहब को ही आधार मान के ये लड़ाई लड़ रहा है।
दूसरा, वो इसको डेवलप करते रहेंगे, वहां पर बैठा अमेरिका वो वहां पर किसी ना किसी रूप से फंडिंग पहुंचाता रहेगा, भारत को एंगेज रखेगा। यानी कि हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि ट्रंप हमारा दोस्त है या नहीं है, यह बात हमें क्लियर नहीं हो पा रही है। और ऐसे ही अगर घिरते रहे तो भारत के लिए थोड़ी मुश्किलात तो है ही है। देखिए, इसमें दो चार बातें जो बिल्कुल अभी उभर के आ रही हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान कन्वेंशनली लड़ने के लिए काबिल नहीं है भारत के, तो सबसे पहले बात तो यह है। तो उसने उसकी तैयारी भी नहीं है उस मुताबिक, और उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा है जो कि कट्टरवाद का रास्ता, आतंकवाद का रास्ता। और चूंकि इतनी बुरी तरह ये सब चीज उनके समाज में फैल चुकी है, उससे उसका उभर पाना भी मुश्किल है। जिसको आपने इतने सालों से पाला है, उससे आप एक दिन में निजात नहीं पा सकते। और सबसे बड़ी मजबूरी भी मुझे ये नजर आती है वहां के एस्टेब्लिशमेंट की, कि जिस प्रकार से इंडिया ने उनको एकदम स्ट्रेट वार्निंग दी है कि इस बार अगर कुछ हुआ तो हम उसको कोई भी हमला होगा, अगर कोई भी आतंकवादी हमला हमारे यहाँ होता है तो हम उसको अपना ऊपर एक वॉर के रूप में लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या उनका कंट्रोल है अपने आतंकवादी की संगठनों पर, या अपने जो उनके जो गुर्गे हैं उन पर उनका अभी कंट्रोल है या नहीं है? और यही शंका के साथ हम आए थे कि उनका कंट्रोल नजर नहीं आता, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा कि ऐसा ना हो कि परमाणु हथियार उनके आतंकवादी संगठनों के पास किसी प्रकार से पहुंच जाए। और ऐसे ही कई सारे आर्टिकल्स निकले हैं वेस्टर्न मीडिया में जिसमें यह कहा गया है कि अगर देश टूटता है तो जहां से अगर ये ट्रांसफर कर रहे हैं कोई हथियार एक जगह दूसरी जगह, तो उसको आतंकवादी बीच में अगर ले लेते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा। दूसरा, देखिए जिस प्रकार से ट्रंप की नीतियां रही हैं, वो तो बिल्कुल कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता है, कोई भी देश करता भी नहीं है। अभी देखिए हाल में ही जो कि उन्होंने अप्रत्याशित सीरिया में जिस तरह से उसको गले लगाया, जिनके ऊपर उन्होंने 84 करोड़ का ये रखा हुआ था, इनाम रखा हुआ था, उस आतंकी को आपने गले लगाया, उसकी सरकार को आपने मान्यता दी। मुझे लगता है मनोज साहब ये है कि भाई ट्रंप छुपाने में एक्सपर्ट नहीं है, कि भाई जैसे पिछले वाले थे वो थोड़ा छलावा कर लेते थे, इनको छलावा करना आता नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाते ये पकड़े भी जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज साहब, देखिए ना, इसमें एक दो और बातें भी है ना, कि टर्की को देखो इससे बहुत सहारा मिला है। एक तो सीरिया में उसकी अपनी काम के अपने उसके प्रो टर्की सरकार बन गई है, इसी प्रकार से लीबिया में सरकार बनी है, और वो टर्की समझता है इसी प्रकार से वो दक्षिण एशिया में हमारे खित्ते में भी ऐसा कुछ कर पाएगा, अपना प्रभाव बढ़ा सकेगा टू काउंटर सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ऐसा होने वाला नहीं है। एक और बात जो टर्की भूल रहा है कि हमारे देश में जितने मुसलमान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में 24 करोड़ है, तो हमारे पास 20-21 करोड़ मुसलमान हैं। उसको ये नहीं भूलना चाहिए, अगर वो मुसलमानों के हित में ये सब कुछ कर रहा है, तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की जो बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधे, शाने से शाना मिलाकर चल रहे हैं। और ये एक और बहुत जरूरी बात, जो बजट की बात चल रही थी, इस बार जो डिफेंस बजट था वो $7.64 बिलियन था। और जिस प्रकार का उन्होंने एक्विजिशन किया है, जो अभी बात चली है J-10C, जो उन्होंने अभी 20 तो लिए हैं, उसी पर उनको करीब $1.25 बिलियन खर्च हो जाएगा। उसके अलावा उन्होंने 4 फ्रिगेट्स का डिमांड किया है चाइना से, टैंक 176 उन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं। अगर ये सब का बजट आप जोड़ें तो अगले 4 साल का जिसका डिफेंस बजट है वो इसी में समाप्त हो जाएगा, जबकि लेकिन मनोज साहब में आधे से ज्यादा उनके पेंशन और पे पे जाता है। बिल्कुल मनोज साहब, एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान का ना बजट रियलिस्टिक है, ना उनकी कमाई रियलिस्टिक है, ये सीधा फंडिंग हो रही है पीछे से। और फंडिंग उनकी ड्रग से फंडिंग है, उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंडिंग है, उनके पास इस्लामिक देशों की गलत फंडिंग है, बिल्कुल मदरसों की फंडिंग है, ये सारी फंडिंग, ये फंडिंग का गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल है। मैं आऊंगा क्योंकि आधे घंटे की आज डिबेट है। संजीव श्रीवास्तव जी, आप पर मैं आना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप ये बताइए कि भाई किस पर भरोसा किया जाए, किस पर भरोसा ना किया जाए। और ये पाकिस्तान जो दोबारा बार बार डेवलप हो जाता है, कहते हैं ना एक राक्षस है जिसको जितना काटो उतना फैलता जाता है, तो भाई क्या हमें मां का रूप धारण करना पड़ेगा, रक्त पीना पड़ेगा, संहार करना पड़ेगा रक्त बीज का? देखिए शिवम जी, हमें अपने आप पर भरोसा रखना होगा।
अपने आत्मनिर्भरता को बनाना होगा, अपने आप को सशक्त बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करना होगा। ठीक। और जितना हम आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे उतना ही जो विश्व है हमें सम्मान देगा और एडवर्सरीज दबाव में रहेंगे, एडवर्सरीज साजिश करने से बचेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो महामंत्र उन्होंने जो दिया हुआ है आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का, ये हमें फॉलो करना होगा। रशिया यूक्रेन युद्ध से हम कोई एक लेसन हम ड्रॉ कर सकते हैं शिवम जी, तो एक लेसन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अल्टीमेटली सभी को अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती है। यदि आप जब मजबूत बनते हैं तो लोग आपके साथ आते हैं, आप यदि कमजोर स्थिति में होते हैं तो लोग भी आपसे दूर भागते हैं। तो ये एक कड़वी सच्चाई है और ये पूरे जीवन तो रशिया हमारे लिए एक मॉडल है। रशिया हमारे लिए, रशिया का मॉडल ज्यादा बेहतर है चाइना से, ये समझूं नहीं समझूं? देखिए, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। ठीक। रशिया के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है वो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। रशिया को हम सच्चा मित्र कह सकते हैं। ये जो संबंध है विश्वास के ऊपर आधारित है। रशिया हमें संकट काल में नहीं छोड़ता है, ना हम रशिया को संकट काल में छोड़ते हैं। संजीव जी, तो लेकिन अब आपने कहा रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन लग तो हमारा अमेरिका भी दोस्त रहा था, ट्रंप भी लग रहे थे, लेकिन ट्रंप एमराम मिसाइल्स उनको दे रहे हैं, अब तुर्की को दे रहे हैं, और ये एमराम मिसाइल्स वही मिसाइल हैं जो F-16 में लग सकती हैं, F-35 में लग सकती हैं, और हो ना हो ये कहा जाता है कि बालाकोट के दौरान भी जब वहां से इस्तेमाल किया गया पाकिस्तानी फौज के द्वारा F-16 में इसको फायर किया गया, बेहद खतरनाक मिसाइल। तो भाई ट्रंप किसके साथ है, अमेरिका किसके साथ है? देखिए शिवम जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चाहे कोई भी राष्ट्रपति क्यों ना हो, रिपब्लिकन पार्टी का हो या डेमोक्रेटिक पार्टी का हो, कोई अनकन्वेंशनल ही क्यों ना हो, यूनिक पर्सनालिटी ट्रंप जैसा क्यों ना हो, या कोई कन्वेंशनल जो बाइडेन और बराक ओबामा जैसे पर्सनालिटीज क्यों ना हो, भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। अमेरिका को यदि इंडो पैसिफिक रीजन में अपने एक व्यवस्था को बनाए रखना है, अपने हेजीमोनी को एक मेंटेन करना है और एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करके रखना है, तो भारत के साथ उसे सहयोग करना होगा। भारत को भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आवश्यकता है। ये कहना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारे कोई संबंध नहीं होने चाहिए इत्यादि इत्यादि, बहुत नकारात्मक होकर के सोचने की जरूरत नहीं है। ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं और दोनों ही देशों के बीच में एक पार्टनरशिप है। ये अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और हम अपने निर्णय स्वयं करते हैं। अमेरिका क्या कहता है क्या नहीं कहता, अमेरिका के विचार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहते हैं, इससे ये समझना महत्वपूर्ण है कि भाई दो देशों के बीच में जो है रिश्ता होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, समझने की बात है। आखिरी का थोड़ा समय, आलोक वत्स जी आप पर मैं आना चाहूंगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार का मामला है और इसमें पाकिस्तानी सरकार को यहाँ की सरकार बहुत अच्छे से समझती है। इतना करप्शन वहां पर और इतना सपोर्ट आतंकवाद को। अब बीजेपी एकमात्र ऐसी सरकार में कहूंगा जो लगातार प्रयास कर रही है कि पाकिस्तान को लेकर बहुत क्लियर आइडियोलॉजी है कि भाई कोई गुड टेररिज्म नहीं, कुछ बैड टेररिज्म नहीं, टेररिज्म है, ये पीएम मोदी कहते हैं। आगे का रास्ता क्या रहेगा, लड़ाई अगर होगी या फिर जो भी स्थिति खराब होगी, पाकिस्तान जैसे दुश्मन से सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे टैकल आप करेंगे? देखिए शिवम जी, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बहुत सूक्ष्मता से सारी बातें कही हैं जी। उन बातों की जानकारी जितनी सूक्ष्मता से ये दे सकते थे, हम लोगों को तो उसका कोई लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान आतंकवाद का घर है, अड्डा है, ट्रेनिंग सेंटर है, पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, जो भी कह लें। अरे ओसामा बिन लादेन भी वहीं मिला था। आप भूलिए मत कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो उस समय घोषित हुआ था, उसको भी शेल्टर पाकिस्तान नहीं दिया था। और लेकिन अभी जो रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप ने उजागर किए हैं जी, उससे लगता है कि ही मीन बिजनेस फॉर हिज कंट्री। उनको और कोई दोस्ती वोस्ती से लेना मेरा नहीं है। यूएई को भी हथियार बेच रहे हैं, ये बात आपकी सही है। मैं आपको सऊदी अरब को सबको बेच रहे हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कोठे पे रहते हैं। नहीं ठीक है, नहीं कोई बात नहीं ऐसा। हाँ, इसलिए ही नीड्स टू सेल हिज आर्म्स, चाहे वो कोई भी हो। हमारा दोस्ती हाउडी ट्रंप ये सब हमने किया, वो सब पानी में मिल गया, उसका कोई कहीं से कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए मेरा ये कहना है कि ही मीन्स ओनली बिजनेस फॉर हिज कंट्री एंड हिज बिजनेस इज टू सेल आर्म्स। ठीक है। और जिस तरीके से वो टर्की के साथ
104 लाख करोड़ का बिलियन डॉलर का उन्होंने कर रहा किया है है सौदा। सभी के साथ आलोक साहब, आपकी बात बिल्कुल टू द पॉइंट यहां पर है। माथुर साहब को एक 30 सेकंड्स अब बचे हैं, फाइनल पे आएंगे। माथुर साहब फिर सूद साहब, आपका लास्ट फटाफट सर। क्यों मैं सिर्फ यही बात बार बार दोहराता हूं कि अमेरिका का अभी ये सोच है कि उनका अपना इंटरेस्ट क्या है, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ आपको कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भारत को अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं है जितनी अमेरिका को भारत की है। काउंटर अगर उनको चाइना को करना है और चाइना के साथ सुपर पावर राइवलरी है उनकी आज की तारीख में, तो अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका। ये बात साफ है, बैंग ऑन टू द पॉइंट। यहाँ पर सूद साहब आप बताइए पाकिस्तान का एक मोटा मोटी इलाज क्या है, क्योंकि एक इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से भी आप समझाइए कि भाई करना क्या चाहिए ऐसे देश का। देखिए जो हम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इससे ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते। मेन बात यह है कि अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमारे इस टाइम पे जो मेन शॉर्टेज है, मेन कमी है, वो हमारे पास जो आपके सब समझिए कि एयरक्राफ्ट नहीं है, कम एयरक्राफ्ट है। हमको 42 स्क्वाड्रन चाहिए, हमारे पास 31 स्क्वाड्रन। बल्कि हमारे तो एयरफोर्स के चीफ वो कह रहे थे हमें तो हर एक साल के अंदर 40 प्लेन चाहिए हर एक साल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, क्योंकि बांग्लादेश भी बीच में आ गया। तो मेन जो इस टाइम पे इशू पड़ा है, जहाँ पे हम कमजोर है, वो है एयरक्राफ्ट। और बाकी हमने लगता है काफी कुछ कवर कर लिया। फिर हमारी बात चल रही है इस टाइम पे रशिया से भी सुकोई लेने की, Su-57 लेने की, और फ्रांस से भी F4 लेने की, 40 प्लेन वहां से लेने की। और ये काम तेजस हमारे लिए हो गए, इससे हमें कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन इसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अपने। यानी सूद साहब जो अपने रक्षा, जो हमारा बजट भी कह लीजिए, जो खर्चे हैं और जो हमें इन्वेस्ट करना है, वो अब बहुत जल्द कर लेना चाहिए, उसको क्लोज कर देना चाहिए ताकि हम विश्व पटल में किसी से भी लड़ सकें। लेकिन मैं तो टारगेट्स बड़े रखता हूं, मैं तो कहता हूं इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अमेरिका को भी किस दिन टैकल कर सके, चीन को भी किस दिन टैकल कर सके। उतना बड़ा आपके पास फायर पावर, मिलिट्री, आर्मी, नेवी सब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सभी का, आज समय थोड़ा कम था। मनोज साहब आपका धन्यवाद, श्रीवास्तव साहब आपका धन्यवाद, जी, माथुर साहब आपका, और सूद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, पाकिस्तान का एक ही इलाज है, वो इलाज है रेगुलर इलाज करना पड़ेगा। रोज उसको एक गोली मारनी पड़ेगी, रोज उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तब वो लाइन पर आएगा। वो कोई एक इलाज उसका बनता नहीं है।